वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो अनकरीब इख्तिताम पज़ीर होने को है। इस पूरे महीने में जहां हमने बहुत सारी बरकतें जो हैं वो बटोरी, साथ ही साथ जो एक नेगेटिव चीज़ चलती रही इस पूरे महीने में देखने को आई, वो दहशत गर्दी का जो नासूर है उसने दोबारा अपना सर जो है वो उठाने लगा है और दोबारा जो है मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में नज़र आया। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी बजाय इसके कि कम होता, वो भी हमें पारा चढ़ता हुआ नज़र आया और नई सफ़बंदियाँ भी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और इस वक्त तमाम नज़रें इस पर टिकी हैं कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है, ईद के बाद क्या होगा, सियासत के मैदान में क्या होगा, सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उनको लेकर जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगी। इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब, और कुछ ही देर में हमारा रब्ता होगा इरशाद आरिफ साहब से भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ सलमान गनी साहब आपसे। सलमान साहब, अपोजिशन जो है, अपोजिशन जमातें ईद के बाद एक APC जो है वो बुला रही हैं और उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया है कि हुकूमती जमात जो है, जो हुकूमत है, उसको इसमें दावत नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा फिर? इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा? मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ ये एक एंटी गवर्नमेंट डिबेटिंग क्लब के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, इसका और तो मुझे फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा। गर्दी का चैलेंज है, ये सिर्फ हुकूमत रियासत का ही चैलेंज नहीं है, ये पाकिस्तान की अपोजिशन का भी चैलेंज है, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए भी चैलेंज है। और इस चैलेंज से निपटने के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस बात की है कि एक इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा हो, और दूसरा इस इशू के हवाले से यकसुई और संजीदगी हो। जहाँ तक आप ईद उल फितर के बाद अपोजिशन की APC की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी जल्द वो APC कर पाएंगे, इसलिए कि अपोजिशन इससे पहले तो ये कहती नज़र आ रही थी कि वो एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और ग्रैंड अलायंस के नतीजे में वो हुकूमत हटाओ तहरीक शुरू करेंगे। तो आप सिर्फ अपोजिशन की जो दीगर पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ जान लें कि वो क्या है, कि खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस पर रिजर्वेशन का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी ने भी रिजर्वेशन जाहिर किया है, और वो किसी ऐसे अलायंस के हवाले से अभी उनके दरमियान इत्तफाक़ राय नहीं है। जहाँ तक दहशतगर्दी के हवाले से APC की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें तमाम पार्टीज शामिल हो, ताकि तमाम पार्टीज मिल बैठकर एक कौमी इत्तफाक़ राय करें किसी इशू के ऊपर। इससे पहले हुकूमत ने कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें अपोजिशन को भी दावत दी थी, और रात आपको याद होगा कि जिस रोज़ ये कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में हो रही थी, रात 1 बजे तक तो उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की थी, और 1 बजे के बाद क्या हुआ, उन्होंने किस शराइत के साथ इसे मुंसलिक किया। मेरा ख्याल ये तर्ज अमल उनका अच्छा नहीं था, ये एक गोल्डन चांस था PTI के पास कि वो वहाँ पर कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते, वहाँ पर दहशत गर्दी के हवाले से अपने मौक़िफ़ से भी आगाही देते, और उनकी पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत सामने बैठी होती, वहाँ पर वो बात करते। अब वो जिससे APC की बात कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ उसे दहशत गर्दी तक महदूद करते हैं और हुकूमत को उसमें शमूलियत की दावत नहीं देते, नंबर 1 तो फिर वो APC नहीं होगी, एक उनकी एक बैठक होगी या एक मुशावरत होगी। देखिए, बात यह कि दहशत गर्दी के खिलाफ सबका इत्तफाक़ राय है, और ऐसे हाल के अंदर भी सियासत नहीं होती कि पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला दरपेश है। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन इस पे भी सियासत करने की कोशिश करे और पाकिस्तान के हवाले से ये जो एक नई सूरत-ए-हाल तारीख करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा तर्जुमा अख्तियार करे जिसका फायदा दुश्मन उठाए। बिल्कुल ठीक सलमान गनी साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अपोजिशन का इस वक्त तर्ज सियासत नज़र आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि इस जो ये बैठक होगी, APC होगी, जो भी है, इसमें भी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और सियासत ज़्यादा चमकाई जाएगी, ना कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो उन पर नज़रसानी हो। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, अगर इसमें हुकूमत को दावत नहीं दी जाती तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, फॉर्म 47 के ताने दें, आप जो मर्जी करें, बट हुकूमत वक्त वही है और उसी ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसको इस पूरी इक्वेशन में से माइनस करके इट विल बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। और लाइक आई सेड बिफोर, ये तो मुझे लग रहा है कि एक एंटी गवर्नमेंट डिबेटिंग क्लब होगा, सारे अपनी यहाँ पे खड़े होकर भड़ास निकालेंगे हुकूमत के खिलाफ।
डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताइए, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मीन्स ऑल पोलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, be those government or opposition. This is opposition political parties, you can say conference हो रही है. It is not all party conference. Number two, इनके पास क्या authority है? What all they can recommend? Then who has to implement? It is the government of Pakistan. So you need to have a consensus. The only thing they want to convey to the world is कि पाकिस्तान में political parties का consensus नहीं है terrorism को जड़ से उखाड़ने के लिए, number one, which is very, very unfortunate. And this is the narrative of our enemy raw. Number two, of our social media political party एक चीज़ के social media पे कर रहे हैं, ये उनका मकसद हो सकता है. इस मौके पे we need to tell the world that we are united as a nation to at least do all to eliminate terrorism from the root and also जो आपकी national element of powers and they're all get up together, illegal spectrum को भी handle करेंगे और तब मिल के इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, which is really becoming a dangerous stage now. तो ये इस स्टेज पे लाना और फिर उसके बाद इससे what do they want to gain? कोई एक मुझे बताइए कि इसकी ये बैठेंगे बात करेंगे क्या कहेंगे कि हमने टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करना है, ओके डन. किसने जड़ से ख़त्म करना है? हुकूमत ने, पाकिस्तान की आवाम ने, आप सब ने मिल के. आप तो वो बात कर ही नहीं रहे हैं. तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, ऑन इट इज़ वेरी फनी आई वुड से कि क्या ये प्लेयर चाहते हैं. और ये पीटीए को मुझे समझ नहीं आती कि क्या इनकी लीडरशिप. द इशू इज़ कि दे आर ऑल डिवाइडेड. इनमें रस्साकशी है, दो इनकी मस्जिद लगाई हुई है, ज़्यादा लॉज गुस्से में आपके सामने जहाँ भी देख लें आपके लॉज नज़र आते हैं, हर मौके पे लड़, वो आपस में लड़ रहे हैं अभी कभी कि जी बाहर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. उसके बाद इसी तरीके से उनकी पॉलिटिकल लीडर्स नज़र आते ही नहीं हैं उनके, दे आर नॉट देयर. तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही पार्टी को नुकसान हो रहा है. बानी पीटी को भी सोचना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं डिसाइड समथिंग. आपके लोग थक रहे, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, दे हैव नो पोलिटिकल और मॉरल जो होती है ना एक स्पिरिट, वो भी इनमें ख़त्म हुई. जिससे कि हम 26 नवंबर को 24 नवंबर को किया, जो उनको नुकसान हुआ, उनको जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, रियली उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट किया आपने, एंड यू हैव गेन नथिंग. दिस इज़ द टाइम आई थिंक दे शुड रिव्यू इट. और अगर हुकूमत बुला रही है तो वो ज़रूर बुलाना चाहिए और पर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करें और पर कॉन्फ्रेंस करें. दे मस्ट कॉल. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान to take initiative, try to bring all political parties. I'm sorry, I'm going to interject. बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये आप भी बात हमेशा करते हैं, मैं भी करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा होती है, ओनस ज़्यादा होता है. लेकिन गवर्नमेंट यही कर सकती है ना कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है वो बुला सकती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दे सकती है. अब उसमें गवर्नमेंट इनको खींच के ला तो नहीं सकती, या वो लोग वो पार्टीज जिन्होंने बॉयकॉट किया था उनको ला तो नहीं सकती. ठीक है, कंड्यूसिव माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है. एंड आई एम वेरी मच विद यू. जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक उन्होंने ऑफर दी है कि ही वुड लाइक टू प्ले हिज रोल और दोबारा एक और बुलाई जाए, उसको बुला लेना चाहिए. इसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है, बुला लेनी चाहिए एक और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग. हैविंग सेड दैट, रिमेन्स टू बी सीन कि ऑपोजिशन क्या किरदार अदा करती है. लेकिन सलमान गनी साहब की तरफ जाती हूँ. सलमान गनी साहब, आप भी बात कर रहे हैं यकजहती की, ब्रिगेडियर साहब ने भी उन्हीं लाइन्स पे बात की है. पॉइंट ये है कि इस वक्त जो हमारा ये क्राइसिस है, जो मुल्क को जो है वो, जिसको मैं तो ये बहुत ज़्यादा बात रिपीट करती हूँ, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है हमारे लिए, हमारी बका की जंग ये जो है वो बन सकता है. इसमें भी अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यकसुई यकजहती का मुजाहरा नहीं कर रही, तो इसमें कौन सा वो इदारा है या कौन सा फ़र्द है या कौन सी पार्टी है जो आप समझते हैं कि अपना किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि माजी में जब पोलराइजेशन कभी भी आई है पॉलिटिकल सिस्टम में तो कोई ना कोई बड़ा जो है उसने इनको बिठाया है. इस वक्त वो बड़ा नजर नहीं आ रहा. कौन ये बड़े का रोल अदा कर सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, हमेशा बड़ा रोल तो हुकूमत का होता है और मैंने इसीलिए कहा था कि कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें अपोजिशन को मदऊ किया गया. खुद बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत की थी बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसमें शिरकत करेंगे.
फिर रात 1 बजे के बाद क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया। बात यह कि एक ख़ास माइंड सेट है जो सरगर्म अमल है पाकिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पार्टी के तौर पे पीटीआई का चाहिए ये था कि वो पाकिस्तान के मामले के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती का इशू है, ये दहशतगर्दी का रुझान सिर्फ हुकूमत का इम्तिहान नहीं है, ये सबका इम्तिहान है। और आपको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान जो बना था 2014 में, उसमें हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारी थी, उसमें मदारस के वाले से इस्लाहत होनी थी, उसमें मीडिया का एक ज़ाब्ता अखलाक बना था। लिहाजा इस पर अगर कोई सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपोजिशन की एपीसी की बात कर रही है, लेकिन जैसे आपने हवाला दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेशकश की कि अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाए, और उसमें वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार थे। और आपको याद होगा कि उसी वक्त राणा सनाउल्लाह खान साहब ने उनकी इस तजवीज़ का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो इस हवाले से कोशिश करे, काविश करे ताकि सबको इकट्ठा बिठाया जाए। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिश नहीं है, बल्कि मेरे इल्म में है कि खुद हुकूमत दोबारा कोशिश कर रही है कि जो ईद उल फितर के बाद इस दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे और बैठकर एक इत्तेफाक राय करें। देखिए बात यह कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब भी इस तरह के मराहल आए हैं, जब मसला पाकिस्तान का हुआ है, जब मसला पाकिस्तान की बकार सलामती का हुआ है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होती रही है। आपको याद है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो इंडिया के दौरे पे जा रहे थे तो उस वक्त भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक टकराव था, लेकिन अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन लीडरशिप लाहौर के एयरपोर्ट पे बैठ के उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को अलविदा कहा, इसलिए कि भुट्टो साहब एक मजबूत पोजीशन में जाके मुज़ाकरात करेंगे। फिर आपको याद होगा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया है, उस वक्त पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने तमाम पोलिटिकल पार्टीज को प्राइम मिनिस्टर हाउस में जमा किया था। वहां पर फौजी क़यादत भी मौजूद थी जिसमें नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। मैं भी समझता हूँ कि देखिए अपोजिशन इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ा अपसेट कर सके, लेकिन मैं समझता हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत को चाहिए कि ये डेडलॉक तोड़े और अपोजिशन पार्टीज को साथ मिलाए। ये कोशिशें और काविशें जो है ये यकीनन सबराबर होगी, नतीजा खेज होगी। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे हैं। और आप दुनिया की सियासी तारीख में देखें, फौजें हमेशा वही कामयाब होती है जिसके पीछे कौम खड़ी हो। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि फौज के पीछे कौम खड़ी हो, मुत्तहिद होकर जब कौम खड़ी होगी तो यकीनन ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग नतीजा खेज होगी। बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत ने अदा करनी है। एक दफा फिर कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिशन पार्टीज को बिठाया जाए और कौमी इत्तेफाक राय करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। मसला यहाँ पे ये है कि जब भी मुल्क में कोई इस नहज पे पोलराइजेशन गई है तो किसी न किसी ने अपना किरदार जो है वो अदा किया है, कोई ना कोई बड़ा बनकर सामने आया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये नज़र आता है कि जिस नहज पे ये डिवीज़न जारी है, डिवाइड जिस नहज पे जारी है, जिस नहज पे तलखियाँ जा रही हैं, उसमें तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी जगह कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं। ब्रिगेड साहब, जब इरशाद आरिफ साहब आएंगे तो उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि कैन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस प्ले अ रोल? बिकॉज बेशक इस वक्त एक एपीसी की दोबारा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोबारा जो है वो एक कोशिश की जा रही है, मीटिंग दोबारा कराई जा रही है, लेकिन अगेन हुकूमत एज आई सेड इस वक्त वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने में जो है वो उस तरह सक्सेसफुल नहीं रही। हु कैन प्ले दैट रोल? क्या प्रेसिडेंट ऑफिस ये प्ले कर सकता है? क्या पीपल्स पार्टी प्ले कर सकती है? कौन कर सकता है ये? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, particularly knowing Asif Zardari Sahab, and then he is not, I would say, the head of the state. So he is the only key person who can interfere, and he can do it also. Because I think if he take personal interest, और वो जाके पीटीआई से बात, उनके इवन देयर नो हार्म, ही कॉल्स उनके प्रेसिडेंट को और उनके जनरल सेक्रेटरी को अपने प्रेसिडेंट हाउस में बुलाएं, वहाँ मेक हिम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और प्रिवेलिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन द कंट्री। लाइकवाइज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये दो ओहदे हैं जिनको मेरे ख्याल में कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो से कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। मिलिट्री को बिल्कुल ड्रैग नहीं करना चाहिए। चीफ आर्मी स्टाफ नासिम ने बड़ी दफा कहा है, वी आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आपकी कोई रिजर्वेशन है, प्लीज टॉक टू पॉलिटिशियन। सो प्रेसिडेंट इज द राइट फॉरम, इज द राइट प्लेस, एंड एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट वट एवर ही इज ट्राइंग टू डू इट। इसलिए और बिलावल भुट्टो को वो ऑफिशियल एज ए डायरेक्शन दे सकते हैं कि जी आई एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
बीइंग जो मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, प्लीज अप्रोच ऑल पार्टीज, सबको बिठाएं, और इट शुड नॉट टेक मोर देन 7 days। इवन अ डे इज गेटिंग वर्स फॉर द सिक्योरिटी रीजन। मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ, इसलिए ही शुड टॉक कॉल, सबसे मिले, जाएं वहां पर। अगर वो नहीं आ रहे, चले जाएं वहां, उनके सेक्रेटरीट में जाके मिलें, बात करें। इट इज़ अ नेशनल इशू के ऊपर है, नेशनल पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए वो चले जाएं, उनसे जाके बात करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, और कम अज़ कम पीटीए को इतना कुछ ख्याल रखें। आई मीन आई कांट बिलीव कि आप एपीसी में नहीं गए विदाउट डू। आप जहाँ कहते हैं जी हमें रिजर्वेशन है कि हमें पार्टी लीडर से नहीं मिलवाया गया या बानिया को नहीं लाया गया, इवन देन फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान वी आर सिटिंग हियर, और अपने जो भी उनके वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पॉइंट थे एज पोलिटिकल पार्टी वहाँ पर बताएं, ताकि एक कंसेंसस क्रिएट, उसके ऊपर एक बयानिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए। ये बयानिया जॉइंट सेशन में नेशनल लीग और सेनेट का होना चाहिए, और साथ यहाँ देते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की पूरी कौम मीन्स गवर्नमेंट, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, अवाम, औरतें, बच्चे, बूढ़े, एवरीबॉडी वांट्स कि पाकिस्तान शुड बी क्लियर ऑफ दिस। ज्वाइन कर लिया है इरशाद साहब। हम अभी बात कर रहे हैं एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने की, जिसमें ऑपोजिशन जो है वो सियासत ना करे, अपना रोल आके अदा करे वीज़ा वी नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त एक मुश्किल में नज़र आती है, पॉलिटिकली मुश्किल में है, उनके लीडर जो हैं वो जेल में है, तो वो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस और अपने लिए जो कुछ रिलीफ है वो लेने की तो कोशिश करेंगे। ऐसे में उनका मुतालबा, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मैं ये नहीं कहती कि पैरोल का मुतालबा उनका जो है बड़ा जस्टिफाइड है, बट अगर इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे देखा जाए तो क्या इसमें कोई मजायका है? क्या ये कर देना चाहिए? क्योंकि हुकूमत के पास बहरहाल ये ऑप्शन तो मौजूद है, चाहे इसको 4 घंटे के लिए करें, 6 घंटे के लिए करें, 8 घंटे के लिए करें, उसके बाद वापस जेल भेज दें। पैरोल पे अगर इमरान खान साहब को रिहा करने की बात होती है इस एपीसी में शिरकत के लिए, क्या इसमें कोई आप समझते हैं मजायका है? कर लेना चाहिए? कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि पैरोल पर रिहा करना ना करना, ये बात की बात है। पहले ये है कि जब ये कॉन्फ्रेंस, ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, उससे पहले जो होता है ना, आप अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं कि जी ये हम कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी, इसमें हमने करनी है क्योंकि कौमी इशू है, एक कौमी इत्तेफाक रहे पैदा करना है, तो आप क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये बगैर तैयारी के की गई, और ये मामूली सी बात थी मेरे नुक्ते नज़र से, तो बिल्कुल मामूली। इतने बड़े काज के लिए मामूली बात है कि वो आधा घंटे की मुलाकात मांग रहे हैं और हुकूमत वो टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं है। आप तो पैरोल की बात करें, मैं कहता हूँ उस मुलाकात में क्या हक था? अगर वो हो जाती मुलाकात, अगर उसके बाद पीटीआई तैयार ना होती उस मीटिंग में आने के लिए, तो मैं भी, आप भी, हर शख्स ने कहना था कि ये गलती है इनकी, और ये जो है ज़िद हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और कौमी इशू पर ये अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने जब ये भी नहीं किया तो उसके बाद ज़ाहिर है उनके पास एक डायरेक्टिव आ गया कि जी हमें तो ये इतनी सी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं कि हम अपने लीडर से मिलकर मशवरा कर सकें, तो आगे की हम क्या तवक्को कर सकते हैं। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि मैं उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो मीटिंग थी, इससे ये मीटिंग भी उतना उसकी अहमियत नहीं है, और बाज़ लोग कह रहे थे कि जी मुश्तरका इजलास है। मेरे नुक्ता नज़र पहले दिन से यही है कि इससे कौमी इत्तेफाक राय पैदा उस वक्त होगा जब आप कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, क्योंकि कुछ पार्टीज मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी है जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है कौमी असम्बली में, सेनेट में, तो उसको आप बाहर कैसे रखेंगे? वो भी तो एक फ्रीक है ना, इस मुल्क की एक इम्पोर्टेंट जमात है, कई और अनासर हैं जिनको शामिल होना चाहिए। तो इसके लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अगर डिमांड हो पीटीआई की मिसाल के तौर पर, तो क्या फर्क पड़ता है कि 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पैरोल पर आप रिहा कर दें, और उस मकसद आपका अहम मकसद है। अगर मकसद अहम है तो फिर उसमें ये बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर ये चीजें अहम हैं तो फिर मकसद तो पाकिस्तान का बका है, और इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि और कोई मकसद हो सकता है। तो आपका पॉइंट आ गया इरशाद साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक।
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन के सेट पे मौजूद हूँ इस ईद वाले दिन। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो पब्लिक लाइफ होती है ना, कहते हैं पब्लिक की अमानत होती है, Exactly. तो वो आपकी नहीं रहती, वो लोगों की होती है, अवाम की होती है। आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जो अपने से छोटे होते हैं, वो चाहे 1-2 साल भी छोटे हों, तो ये फ़र्ज़ होता है कि जो है वो ईदी ज़रूर उनको मिलती है। ये मुस्कुराहटें, ये स्माइल्स, ये ट्रांसलेट हो सकती हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। जो खुशी का मौका है और गम का मौका, ये साझा होता है, तो इसको मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दिन उन लोगों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने वतन अजीज पर जान निछावर कर दी। जाते जाते की हाँ। मैसेज भी दे दे। यूथ को मुस्बत और पॉजिटिव एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए हम हर कदम जो है वो उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जब आपका माइंडसेट नेगेटिव होता है तो फिर उसका आउटकम भी नेगेटिव होता है। Exactly. आप जब अच्छी तवक्को रखते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, तो उसका नतीजा भी मुस्बत निकलता है। पाकिस्तान में पहली बार जिनसी जुराइम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात। नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर का आगाज। ये रजिस्टर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस आदि मुजरिमों की निगरानी और तफ्तीश का अहल बनाता है। हुकूमती कोशिशों का मकसद एंटी रेप एक्ट 2021 के यकीनी नफाज के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा है, ताकि आने वाली नस्लों को मिले महफूज तरीन मुस्तकबिल। कानून पर एतमाद, महफूज मुआशरे की बुनियाद। अवामी आगाही का ये पैगाम वजारत कानून व इंसाफ, नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो की ताउन से पेश किया गया है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सलमान गनी साहब की तरफ चलती हूँ। सलमान साहब, ये बताइए कि आपका इस पे जो भी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और फिर ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे लूँगी, जो बेशक इस पे जो है वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रही है पार्टी, बट जो बात की जा रही है कि जी हमें मीटिंग करा दी जाती, गो के इट्स नॉट जस्टिफाइड, आई वुडंट से इट्स जस्टिफाइड, लेकिन उनको एक रीज़न ज़रूर मिल गया इससे राह फरार इख्तियार करने की। जो पैरोल की बात हो रही है, क्या आपको लगता है ये ऐसी चीज़ें हैं जो दे देनी चाहिए, हुकूमत दे सकती है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये इन द लार्जर इंटरेस्ट? देखिए डॉक्टर साहब, ये इशू ऐसा है, ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का इशू है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है। इसमें किसी किस्म की जिद नहीं होनी चाहिए। और अभी मेरे भाई शाहिद आरिफ साहब जो बात कर रहे थे, देखिए ये मैं आपको रिकॉर्ड की चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस दिन ये कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस होनी थी, उससे एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर जाएंगे। और फिर मैं कोट कर रहा हूँ इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कि फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेरा रात 1 बजे तक पीटीआई की लीडरशिप से रब्ता रहा और वो कॉन्फ्रेंस में शरीक होना चाहते थे, लेकिन 1 बजे के बाद क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि कौमी मफादात को शख्सियात के साथ या अपने सियासी मफादात के साथ मशरूत नहीं करना चाहिए। और अगर इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि पीटीआई उस कॉन्फ्रेंस, हम ऑपोजिशन की तो हम पीटीआई को तो तनकीद का निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन अगेन क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में देने वाली पावर जो अथॉरिटी है वो हुकूमत के पास है। क्या हुकूमत अगर ये आधे घंटे की मीटिंग करा देती या पैरोल वाला मामला मान लेती, तो पीटीआई जो इस वक्त एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, राह फरार इख्तियार कर रही है, उसका मौका ही ना मिले और एक्सपोज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तानी कौम की नजरें पाकिस्तान के अहले सियासत पर हैं, हुकूमत पर हैं, अपोजिशन पर हैं, और लोग देख रहे हैं कि जब कौमी सलामती का इशू है, इस पर मुफादात। देखें, मेरे से अगर आप पूछे तो आप सिर्फ मुलाकात की बात करते हैं। अगर इसमें इमरान खान साहब को भी बुला लिया जाए तो हर्ज कोई नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि जैसे मैंने भुट्टो साहब की मिसाल दी कि जी वो इंडिया जा रहे थे तो अपोजिशन लीडरशिप एयरपोर्ट पर मौजूद थी, मौलाना मौदूदी को पैरोल पे जेल से वहां पर बुलाया गया था। तो लिहाजा इस इशू पर एक तो सियासत की गुंजाइश रही, दूसरी बात यह कि अगर पीटीआई इस तरह की शराइ
शिकायत आयद कर रही है तो क्या उनकी पोजीशन बेहतर हो रही है या अबतर हो रही है? और ये बात मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूं कि खुद उनकी पार्टी के अंदर इस हवाले से डिवीजन मौजूद है। उनके बाज जुम्मेदारान ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हम वहां पर चले जाते कॉन्फ्रेंस में, और मेरा भी इस मामले में मैं बड़ा यकसू हूं कि ये पीटीआई के लिए गोल्डन चांस था कि वहां पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, वहां पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं आपका सवाल। जी मैंने कहा बहुत आप बात जिस तरह कह रहे हैं कि लोग जो हैं ये पीटीआई के ये कह रहे हैं कि जी हमें जाना चाहिए था। अली मोहम्मद खान साहब हैं, खुद गौहर साहब हैं, उन्होंने दबे अल्फाजों में कहा। अली मोहम्मद खान साहब ने तो खुलकर कहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपनली ये बात कर रहे हैं कि जाना चाहिए। लोगों को कोट कर सकता हूँ, देखिए और लोग भी मौजूद है इस वक्त, उनके अंदर डिवीजन है। मैं कहना नहीं चाहता चूंकि ये एक पाकिस्तान का बड़ा इशू है दहशतगर्दी का, और आप ये देखें कि ये दहशतगर्दी इस वक्त ये रुझान क्यों तेज हुआ है। और मैं हमेशा ये समझता हूं जब भी पाकिस्तान ने मुआशी हवाले से संजीदगी जाहिर की है और मुआशी हवाले से इस्लाहात और इक़दामात का अमल तेज किया है, दो काम जरूर होते हैं। एक काम ये होता है कि दहशतगर्दी की लहर आती है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत तारी करने की कोशिश की जाती है जिससे जो हमारी एक अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने जा रही हो वो मुसख होती है। मैं समझता हूं कि पीटीआई को इस हवाले से अपना एक कौमी किरदार अदा करना चाहिए, और अगर वो अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान की बड़ी जमात है तो वो बड़ा दिल करें, बड़ा रोल अदा करें, और वो कहें कि हम गैर मशरूत तौर पे इस हवाले से स्टेट के साथ खड़े हैं। और मैंने इसीलिए आपको बताया, मैं इसमें कोट कर देता हूं कि कल मेरी इस पे राना सनाउल्लाह खान साहब से बात हुई और मैंने उन्हें कहा जी कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो सिग्नल दे दिया कि जी वो इस पे पेशरफ्त करे, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत भी इस हवाले से कोशिश कर रही है कि बजाय अपोजिशन की एपीसी होने के दोबारा हुकूमत इसमें इनिशिएटिव ले सकती है। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ईद के बाद जो बहुत सारी इस वक्त ऑब्वियसली नजरें हैं वो टिकी हुई हैं कि पीटीआई पे अगेन कि ईद के बाद ये किस किस्म की कोई तहरीक लीड करते हैं। अभी हमने प्रोग्राम के जब हम डिस्कस कर लेते हैं अर्ली सेगमेंट, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि रिजर्वेशंस इस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब की भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान की तो बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं वीज़ा वी दिस तहरीक। लेकिन पीटीआई सोलो फ्लाइट का भी जो है वो इंदिया देती है, जैसे कि अब ये कहा जा रहा था जी ईद के दिनों में हम मडियाला के बाहर जो है बैठ के जो है वो हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज अपनी जगह, तहरीक पीटीआई अकेली कोई चलाने की पोजीशन में है इस वक्त? आपको लगता है विद ऑल इट्स डिविजन्स कहीं कुछ कर सकते हैं पीटीआई? ये दे आर नॉट इन अ पोजीशन। इनकी पार्टी के खास तौर पर कारकुनों का मोराल बहुत डाउन है। जिस तरीके से 24 और 26 नवंबर को उन्होंने अपनी पार्टी लीडर को अननेसेसरी अपने एग्जॉस्ट किए हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। दे हैव लॉस्ट इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव यही था। अब आप मुझे बताइए व्हाट डू यू वांट टू डू? आपके पास आपने लूज कर दिया। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर सारी ऑपोजिशन इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान दे बिकम ऑपोजिशन अलायंस, देन यस इट कैन हैव सम इफेक्ट, और फिर गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि इनको बैठ के बात करे और समझें इनसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है मौलाना साहब की कि मौलाना साहब इस वक्त तो कह देंगे वुड ही ज्वाइन पीटीआई और अलायंस को विद होल हार्ट, और वो वही बात करेंगे कि एन मौके पे कहीं ना कहीं कोई इनको प्रॉब्लम डीच कर जाए, उससे इनकी साथ को और नुकसान होगा। इसलिए दे हैव टू वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान विल नॉट ज्वाइन दैम। जी, और मौलाना फजलुर रहमान जैसे ही कोई अगर उनकी तरफ कहीं बर्फ पिघलना शुरू होती है, जैसे हालिया दिनों में उनका बयान आया कि हमारी दूरियां जो हैं कुछ बेहतर हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब फौरन मैदान में आकर और एक कोई ऐसा बयान जो है वो दाग देते हैं जिससे फिर माहौल जो है वो इंसेंस हो जाता है। इसलिए कि अली अमीन गंडापुर को आपको पता है कि उनके दोनों के इंटरेस्ट हैं डीए खान के, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। हालांकि अगर दोनों ज्वाइन करते हैं और दे हैव सम अंडरस्टैंडिंग इन इवन वहाँ पर इलेक्शन में पावर शेयरिंग की बात कर लेते हैं, या इवन केपीके में देखें, दे विल हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जी हम ये इनको क्या ऑफर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान विल ओनली ज्वाइन जब उनकी डिमांड पूरी होती है, और डिमांड में मैं आई एम श्योर हो सकती है वो ये कहें कि मुझे केपीके की गवर्नरशिप दें, ठीक है, अगले इलेक्शन में। उसके बाद बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं, वो कंडीशन रख सकते हैं, और उसके बाद अपनी डीए खान की स्पेस भी ले सकते हैं कि जी कहीं ना कहीं वहाँ पर शेयरिंग कर लें। ये इसके बगैर वो कभी भी नहीं आएंगे, और गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शन है। गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर मौलाना फजलुर रहमान विद पीटीआई। सो आई थिंक आई स्टिल फील कि गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है, ये उसी साइड पर जाएंगे। ये मुश्किल है कि हुकूमत के साथ आएँ और अपनी अननेसेसरी ऑपोजिशन करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी,
और अगले इलेक्शन के लिए अपनी कंडीशन जो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। इस लिहाज से मेरे ख्याल में, और वो बड़े दूर अंदेश सियासतदान है, बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, पीटीआई के अंदर जितनी रिफ्ट्स हैं, जितनी डिविजन्स हैं, और आए दिन मुझे लगता है कोई एक नया जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं कहूँगी, एक नया जो माइंडसेट है वो आपको नज़र आता है, जिसमें नज़र आ रहा है आपको कि आपसी चिपकलिश जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी डिवाइडेड पीटीआई जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर सकेगी, जिसमें सरे फहरिस्त ऑफ कोर्स उनके बानी चेयरमैन की रिहाई है? देखिए, मैं मुनासिब आदमी नहीं हूँ इस सवाल के जवाब देने के लिए। ये पीटीआई का कोई लीडर दे सकता है कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। मेरे लिए मुल्क अहम है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही क्या करेंगे, माय अपॉलॉजीज, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकी। मैं ये कह रही हूँ कि जिस किस्म के एज एन एनालिस्ट आपका एनालिसिस चाह रही हूँ कि जिस किस्म पीटीआई डिवाइडेड है, क्या आपको लगता है कि इस डिविजन्स के साथ वो अपना ऑब्जेक्टिव जो इमरान खान साहब की रिहाई है वो अचीव कर सकेंगे? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक है इमरान खान की रिहाई, एक है हुकूमत का कामयाब होना और अपोजिशन का नाकाम होना। हमेशा मुल्क में, जिस मुल्क में भी मामलात होते हैं, हुकूमत ने चलाने होते हैं, हुकूमत ने परफॉर्म करना होता है, हुकूमत ने मुल्क को आगे लेके जाना होता है। अपोजिशन का काम सिर्फ रखना अंदाजी होता है। ये हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, यूरोप में भी ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। 4 साल जब गुजरे हैं बाइडन के, हुकूमत चल रही थी ना, उसके बावजूद बाइडन क्या अचीव कर पाया है, क्योंकि उसका जोर जो उस पार्टी का था वो ये था कि दोबारा ट्रंप ना आ सके। उस चक्कर में उनकी मकबूलियत खत्म हो गई और ट्रंप बड़े धड़ल्ले से, जोर शोर से वापस आ गया। इस वक्त जो 1 साल से हम तमाशा देख रहे हैं, मामला जिस पर बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अपोजिशन ने तो सिर्फ रखना अंदाजी करनी है। वो उसमें जितनी आपस में रिफ्ट हो, जितनी वो, इस बात पे तो कोई इख्तिलाफ राय नहीं है ना पार्टी के अंदर कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। और इस हुकूमत के खिलाफ जितनी हम कोई शोर शराबा कर सकते हैं करते रहें, ये तो हो रहा है ना। उसके लिए एक बहुत बड़ा माब डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होती है। उसका सिर्फ आपने हुकूमत, मसलन एक दिन ये ऐलान कर देते हैं कि हम धरना देंगे अडियाला जेल के सामने, सारे मुल्क से लोग आएंगे। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत यही करेगी कि पाबंदियां लगा देगी, दफा 44 लगा देगी, सड़कें बंद कर देगी। नतीजे में अपोजिशन को क्या नुकसान होगा? अपोजिशन ने तो यही अचीव करना है कि हुकूमत ना चले। तो इसलिए इस वक्त जो जरूरत है वो इस बात की अहमियत नहीं है कि जी मुत्तहदा अपोजिशन होती है, ग्रैंड लायंस बनता है, नहीं बनता। जरूरत इस मुल्क की और हालात की ये है कि इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो डाउन हो। इस वक्त माशी मामला चलें, सियासी इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। माशी इस्तेकाम के बगैर हम मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते और दहशत गर्दी के मामले से हम निपट नहीं सकते। बाद लोग हमकाना अंदाज में बात करते हैं अयूब खान के दौर की, देखेंगे कि वहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं था लेकिन माशी इस्तेकाम तो था। उस माशी इस्तेकाम का ये एक तरफा माशी इस्तेकाम होता है, डंडे के जोर से आप कायम करने की कोशिश करते हैं, उसके नतीजे में मुल्क हमारा टूट गया था। उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अगर ये इस्तेकाम सियासी आप नहीं लाते तो माशी इस्तेकाम अगर ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से लाएंगे उसके नतायज बड़े ही बुरे होंगे। तो इसीलिए हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर दर्जा हरारत नॉर्मल हो, मुल्क के अंदर हालात आगे की तरफ बढ़ें और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो। जितने भी नखरे हों, जितनी भी गलतियां हों अपोजिशन की, उसको मैनेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं। और एक ऐसी अपोजिशन जिसको हम सब समझते हैं कि वो किसी बात पे आते नहीं है, उसको राजी करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत ने मामला रियासत को चलाना है, जिम्मेदारी ली हुई है। अगर जिम्मेदारी उसने ली हुई है, उसी ने चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर आगे भी उसको बढ़ना होगा, रियायतें भी उसी को देनी होंगी, मुतालबात भी उसी ने मानने होंगे, क्योंकि अपोजिशन तो मुतालबात करती है, मुतालबात करेगी। अगर तो मामला ठीक चल रहे होते और अपोजिशन के मर्जी के बगैर, अपोजिशन की शमूलियत के बगैर, अपोजिशन को राजी किए बगैर अगर आपने
मईशत बेहतर कर ली होती, दहशतगर्दी का चैलेंज आपको दरपेश ना होता तो ठीक था। लेकिन जब चैलेंजेस मौजूद हैं तो उन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और अपोजिशन को कायल करना पड़ेगा कि मुल्क की सलामती के लिए, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, और वो क्या चीजें हो इस्तेकाम सकती के हैं लिए, शाहजाद मईशत साहब, की क्या बेहतरी के लिए आपको आना चाहिए। हुकूमत क्या करे जिससे जो है ये आप समझते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो नीचे आ सकता है? सीधा अगर बात करें, फॉर स्टार्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुकूमत क्या ले सकती है? वो तो बात की बात है। अगर एक चीज तय करते हैं, मुज़ाकरात की मेज पर अपोजिशन आती है, वो ये कहते हैं कि जी हमें मुलाकात करवा दें, और हुकूमत 3 हफ्ते तक मुलाकात ही नहीं करा पाती, तो इस अगला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर और क्या करा सकती है, कर सकती है? रिहाई या जमानतें, ये तो मुश्किल मसाइल है ना, अदालतों से मुतल्लिक़ है। लेकिन ये काम अगर अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर है कि नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब अपोजिशन से वादा करके आते हैं, पार्लियामान लीडर जो सेनेट में हैं इरफान सिद्दीकी साहब वो वादा करके आते हैं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब वादा करके आते हैं, वो मुलाकात नहीं करा पाते, तो मजीद क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुकूमत लेगी? ठीक। अच्छा सलमान साहब, बेशक इस वक्त हुकूमत जो है वो ये फील कर रही है कि ऑपोजिशन की जो बेल है ये मंडे नहीं चढ़नी, बिकॉज हमारे पास, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं और ये हम सब जानते हैं कि हुकूमत को जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो इस पूरी तहरीक का जिन पे दारोमदार है, उनको हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पीटीआई के पास नहीं है। उनका तो एक्चुअली टाकरा जो है वो पीटीआई के साथ ही है, मैंडेट वो कहते हैं मेरा पीटीआई को दिया गया है, सो पीटीआई इतना दे नहीं सकती हुकूमत इस वक्त। लेकिन अगर जो बातें अभी इरशाद साहब कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं, ये इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, इससे जो है वो आए रोज आपको जो है धचका लगा रहेगा, कभी एक ब्रेक आएगी कभी दूसरी ब्रेक आएगी, वो एक अनाउंसमेंट करेंगे पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है, पिंडी बंद हो जाता है, आपके जो इंटरनेट का सिस्टम है वो सारा जो है वो उसको जो है वो रोक दिया जाता है। सो हुकूमत क्या कर सकती है टेम्परेचर नीचे लाने के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान हर चीज़ से बालातर है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को एक एक कदम पीछे रखना चाहिए, पाकिस्तान को आगे करना चाहिए। हुकूमत हो या अपोजिशन, अगर ये सियासी तर्ज अमल इख्तियार करते हैं तो यकीनन इससे रास्ता खुलेगा। आप अभी मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, आज एक महदूद पार्लिमानी कुव्वत के बावजूद फजलुर रहमान साहब का बड़ा किरदार क्यों है कि फजलुर रहमान साहब डेडलॉक नहीं तारी करते, वो डायलॉग की बात करते हैं। कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में वो शरीक हुए हैं, हालांकि उनको भी हो सकता है रोकने की कोशिश की हो। तो बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो मामलात के सियासी हल की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि सियासी हल हो सकता है और बुनियादी जिम्मेदारी, जैसे कंसेंसस है इस बात पे कि बुनियादी रोल हुकूमत अदा कर रहा है और इसके लिए एक खास फजा दरकार होती है। वो खास फजा दरकार करने के लिए अगर पीटीआई की लीडरशिप को बानी पीटीआई के साथ मुलाकात का मौका मुहैया कर दिया जाए तो कोई इसमें हार नहीं है। बात है कि जब हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुकद्दम होना चाहिए, और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में एक तशवीश है दहशतगर्दी के हवाले से, शिद्दत पसंदी के हवाले से, बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, वो उनकी नजरें जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पे है कि इनकी किस हद तक वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है। आज अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज का रोल देख ले तो एक गैप नजर आता है पाकिस्तान के अवाम और पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान। मतलब जो लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं वो तहरीक कोई पाकिस्तान के इशूज के हवाले से नहीं चलाना चाह रहे हैं, वो बानी पीटीआई की राही के हवाले से चलाना चाह रहे हैं, अपने सियासी मफादात के हवाले से चलाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि जेयूआई ने तो वाज़ेह कर दिया कि जी आप पहले इशूज बताए क्या है। तो मैं समझता हूं कि आज की कैफियत के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को दिल बड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जिद और हटदर्मी को छोड़ के लोगों ने सियासी तर्जमल अख्तियार किया और पाकिस्तान के हवाले से बड़े फैसले किए। ये बड़े फैसलों के हवाले से ये आने वाले चंद हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है और मुझे जो नजर आ रहा है कि ये आप ईद उल फितर के बाद अगर पाकिस्तान की हुकूमतों और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, पिंडी
और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक राय किया है कि हमने ईद उल फितर के बाद एक बड़ा ऑपरेशन करना है। उन लोगों के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं उनके खिलाफ ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूँ ये सारा मामला तब नतीजा खेज होगा जब एक पीछे पॉलिटिकल विल होगी। माजी के अंदर पॉलिटिकल विल इसके पीछे रही है, दहशतगर्दी का तोड़ किया है, पाकिस्तानी फौज ने बड़ी जंग जीत के दिखाई थी, लेकिन आज जिस कैफियत में हमारी फौज तो कुर्बानियों की तारीख रकम कर रही है, हम आपस में स्कोर सेटल कर रहे हैं। लिहाजा अपने अपने तर्जेबल पे नजरसानी करनी चाहिए और ये साबित करना पड़ेगा कि आपके सियासी मफादात आपके सामने अजीम है या पाकिस्तान अजीम है। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बेशक हम जितना मर्जी इस पे पीटीआई को जो है वो हम क्रिटिसाइज करें या जो भी हम उनको मतलब हम ये कहें कि जी नहीं पाकिस्तान फर्स्ट आना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आना चाहिए, बट देयर अ पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हम उनके बानी चेयरमैन जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, उन्होंने रिहाई सिक्योर करनी है। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो बकौल पीटीआई के ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जिसकी वजह से वो आए दिन जो है धरने जलसे वगैरह जो है वो बात करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं जो इस वक्त पीटीआई का अपना इस वक्त जो सारा इस वक्त नक्शा नज़र आ रहा है, जिस किस्म की पीटीआई नज़र आ रही है, क्या पीटीआई खुद चाहती है कि बानी बाहर आए? जो पीटीआई के इस वक्त सरकर्दा रहनुमा, इस वक्त जो नए सरकर्दा रहनुमा सामने नज़र आ रहे हैं आपको, वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई बाहर आए? देखें, इस वक्त जो पॉलिटिकल इनकी पार्टी डिवीजन है इसमें काफ़ी लोगों को ये खदशा है कि जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आएंगे काफ़ी लोग सैक हो जाएंगे, काफ़ी चेंज हो जाएंगे। दैट इज़ वाई वो ये आपस में रस्साकशी चल रही है कि कहीं वो अंदर ही रहें और ये अपने दुकान चमकाते रहें और इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं तो जैकपॉट लग जाए किसी का और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और फिर उस स्टेज के ऊपर। लेकिन इसके साथ देखें, हमारी एक इम्पॉर्टेंट बात भी मस्ट अंडरस्टैंड कि हुकूमत ने कोई काउंटर एफर्ट की है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी डाउन हो और गवर्नमेंट की पॉपुलरिटी बहुत ऊपर चली जाए। उस्मान गनी से बिल्कुल पॉजिटिव बात करते हैं। देखें, मैं अगर पाकिस्तानी शहरी हूँ बिल्कुल एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, या उस्मान गनी साहब या शाह साहब, तो मुझे बताएं कि मैं उस वक्त माहिर हूँ हुकूमत की कारकर्दगी पर। और से कि नहीं पीटीआई ने काम अच्छा नहीं किया, 3.5 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि आपने FPR के 3 से 4 हज़ार अरब जो आपका होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो अगर कर लेते हैं 1 साल में, और इसको आप चलो मैं कहता हूँ 1,000 बचा लेते 3,000 से, तुम्हारे के देते अपना जो ये फनल आउट कर दें आवाम की डेवलपमेंट के लिए। कि IPPs के ऊपर हमने कुछ नहीं किया, वही 2,000 अरब रुपया हम उनको दे रहे हैं, रोज़ बात कर रहे हैं। डू वेरी क्लियर, इट इज़ अ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। इसके लिए आप 1 रुपये बिजली महंगी सस्ती करते हैं, इज़न्ट इट जॉब? व्हाट डू यू वांट? आप ये चीज़ें करें, ये आप बिजली के रिलीफ दें, पेट्रोल डीजल में रिलीफ दें, गैस पर रिलीफ दें, अवाम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करें, उनकी लाइफ सिक्योरिटी चलो फौज कर ही रही है। दिस इज अनदर प्रॉन्ग स्ट्रेटजी आई वुड से। ये करेंगे तो अवाम की टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। इसमें बहुत लोग पीटीआई से उनको घरों में रिलीफ मिलती है, राशन सस्ता मिलता है, बिजली सस्ती होती है, वो उनका रेंट कम हो जाता है, उनको कारोबार मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन फ्लरिश हो जाती है, इससे बहुत जुड़े लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। This in itself is a big debate, is a debate for another program for the simple reason कि इसमें हुकूमत की सिमत का तो मैं कहूँगी तयन हुआ है, हुकूमत ने सिमत का तयन कर लिया है, लेकिन क्या वो नागुज़ीर मुश्किल कड़वे फैसले जिससे शायद अपनी जो है वो वोटर सपोर्टर बेस जो है वो हिट होती है, क्या वो हुकूमत लेने के लिए तैयार है? जैसे भी आप बात कर रहे हैं, जो ताजर दोस्त स्कीम थी फॉर स्टार्टर्स, मतलब उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पाई, और बहुत सारा अभी भी इन्हिसार जो है वो ज़्यादा सैलरीड क्लास पे आए। एग्री विद यू कि इस वक्त भी लार्जेस्ट टैक्स पेयर जो है आफ्टर बैंक्स एंड बीच में आई एम फॉरगेटिंग एक और, आई थिंक पेट्रोलियम एंड बैंक्स के बाद लार्जेस्ट टैक्स पेयर जो है वो इस वक्त सैलरीड क्लास है। तो सिमत का तयन तो ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या उस नहज पे हम आ रहे हैं या पहुंचने के करीब हैं जहां आम आदमी जो है वो कहे कि मुझे पीटीआई से कोई सरोकार नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है बहुत डिलीवर कर रही है और मैं इसलिए पीटीआई की तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता। और हमारा प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने को है एंड हमें प्रोग्राम अपना क्लोज करना है। तो सलमान गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब आपका और इरशाद आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।